क्वेश्चन नंबर 30 क्या है, देखिए बुक बेटा मेरे पास हिंदी मीडियम। तो इनर्ट गैसेस के लिए एटॉमिक रेडियाई जो है उसके लिए पूछा है कि इसकी एटॉमिक रेडियाई कंपैरेटिवली अपन बात करते हैं तो इसकी साइज जो है वो बड़ी क्यों होती है। देखो इनर्ट गैसेस ये होते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। बेटा इनका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट होता है, समझ रहे हैं बात, ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो अपने ग्रुप के अंदर इनकी रेडियाई जो है वो सबसे ज्यादा है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अदर का अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो कोवलेंट टाइप की रेडियाई होगी। फोर्स जो है ऑक्टेट कंप्लीट होगा NS2NP6। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, देखो यहाँ मैंने समझाने के लिए इसको NS बना लिया, इसको NP बना लिया। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, आउटर इलेक्ट्रॉन है 6। देखो इस तरीके से लिख लिया तो होगा क्या, न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स और सेकंड अपना है शील्डिंग इफेक्ट। समझ रहे हैं बात। तो आउटर में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होने की वजह से, इनर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन इतने नहीं है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स के कंपैरिजन में शील्डिंग इफेक्ट जो है वो मोर क्रिएट होगा यहाँ, समझ गए। तो शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा क्रिएट होगा, उस कंडीशन में न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स वीक हो जाएगा शील्डिंग इफेक्ट से। शील्डिंग इफेक्ट से वीक होगा तो साइज क्या हो जाएगा, कंपैरेटिवली फॉर्म में साइज इंक्रीज होगा। समझ गए बात। ये सिर्फ और सिर्फ ग्रुप का इफेक्ट है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन फुलफिल होते जाएंगे वैसे वैसे शील्डिंग इफेक्ट, जैसे आपने डी ब्लॉक एलिमेंट में पढ़ा था कि लास्ट में जाकर के अपन ने देखा था साइज दोबारा बढ़ने लग गया था, जैसे 3d10 4s2 अपन जैसे जैसे 3d ऑर्बिटल को फुलफिल करते जा रहे थे, लास्ट में इनर वाले इलेक्ट्रॉन आउटर को क्या करते जा रहे थे, रिपल करते जा रहे थे। ठीक कंडीशन यहाँ पर वैसी की वैसी है कि इनर के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर को क्या करने लग जाते हैं, रिपल करने लग जाते हैं। और देखो और तुमने क्या पूछा है, और आपके क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 शॉर्ट का। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, क्वेश्चन नंबर शॉर्ट का 10 है SO2 के जो बॉन्ड है क्या वो दोनों बॉन्ड सिमिलर है क्या, यही क्वेश्चन है। SO2 के दो बॉन्ड, तो बेटा ध्यान दो SO2 की जो 2 बॉन्ड जो आपके दिए हुए हैं उसमें इसने पूछा है कि दोनों एक दूसरे के कंपैरिजन में सिमिलर है क्या। पहले स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए तुम्हें। SO2 की बिल्कुल O3 की स्ट्रक्चर ही होगी, समझ गए। S डबल बॉन्ड O, फिर आएगा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड ऑक्सीजन, यहाँ रह गए 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 4, ये 6, यहाँ नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव। बेटा ये इन बॉन्ड की बात कर रहा है, तो क्या ये दोनों बॉन्ड बिल्कुल सिमिलर है, क्योंकि आप इसको रेजोनेंस से बता सकते हैं। अपन जब इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताएंगे, ये देखो ये एस डबल बॉन्ड और ये एस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड उधर शिफ्ट हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन इधर आ जाएगा, तो आप कहेंगे यस दोनों जो आपने बॉन्ड देखे SO2 के दोनों बॉन्ड जो है वो सिमिलर है। ठीक है, एस इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होगा, ये नेगेटिव चार्ज, यहाँ ये पॉजिटिव और ये। ठीक है, ओनली आपको स्ट्रक्चर से बताना है, इसको स्ट्रक्चर बनाएंगे और ड्यू टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एस डबल बॉन्ड O एंड कोऑर्डिनेशन बॉन्ड O, बोथ बॉन्ड्स आर सिमिलर इन नेचर। ओके, क्योंकि बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा तो डबल बॉन्ड O इस तरफ आ जाएगा, कोऑर्डिनेशन उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 10 के बाद में क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एनर्जी। इसमें आपको F2 का और Cl2 का कंपैरिजन करना है। तीनों कैरेक्टर को ध्यान में रखो, फिर आप बताओ F2 क्लोरीन में और फ्लोरीन में क्या क्या है बेटा। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एटमाइजेशन एनर्जी भी अपन इसको बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और थर्ड है हाइड्रेशन एनर्जी। ध्यान से सुन ले बेटा, F2 के कंपैरिजन में Cl2 की बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्लोरीन की हाई होती है, जिसका रीजन आपको पता है क्योंकि F का साइज स्मॉलेस्ट होने से रिपल्शन फोर्स हाई होता है, इसलिए न्यू अपकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बना पाता। पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फिर भी
हायर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पूरी पीरियोडिक टेबल में स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एफ को ही कहते हैं अपन। जोड़ रहा नहीं है इलेक्ट्रॉन फिर भी एफ ही है, फ्लोरीन है, जिसका रीजन तुमने चैप्टर 3 में भी पढ़ा है। और यहाँ भी देखो दोनों ये रीजन लगेंगे। फर्स्ट रीजन है कि एफ जो होता है एफ एफ बॉन्ड, उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत कम होती है। एफ की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl Cl बॉन्ड के कंपैरिजन में बहुत कम है, क्योंकि बॉन्ड इसका वीक है तो इजीली रिपल्शन से टूट जाएगा, तो अपने को एनर्जी कम देनी पड़ेगी। सेकंड है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी क्या होती है? जब भी किसी कंपाउंड को अपन वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो डिसॉल्व करने के बाद में जो एनर्जी फ्री होगी उसे अपन हाइड्रेशन एनर्जी बोलेंगे। तो F की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड F, क्योंकि ये बॉन्ड टूटेगा, टूटते ही ये फ्री होगा, फ्री होकर के फिर ये इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा, और इलेक्ट्रॉन ढूंढेगा इसलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मीनिंग जान रहे हैं? दूसरों का ऑक्सीडेशन करवाएगा तो खुद का क्या होगा? रिडक्शन होगा। अब हाइड्रेशन एनर्जी, जब अपन इसको वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो F की हाइड्रेशन एनर्जी Cl2 के कंपैरिजन में क्या होती है? हाई होती है। समझ रहे हैं बात? हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है, तुम्हें लिखना है। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, इसीलिए स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसमें दो जो ये दिए हुए हैं तुम्हें इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी। तीन आपको कैरेक्टर को ध्यान में रख के इसको बताना है। तो फर्स्ट आप लिख लेंगे कि Cl2 की ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो Cl2 है उसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी F2 के कंपैरिजन में कम होती है, जिसका रीजन है क्योंकि क्लोरीन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हाई है और हाइड्रेशन एनर्जी लो है। ओके, फिर तुम्हें बताना है क्वेश्चन नंबर 23। अगर नहीं समझ में आए इनमें से तो एक बार और बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 23 देखो, ये सारे थ्योरी के क्वेश्चन है जो तुमने थ्योरी में पढ़ा है, बस उसके अकॉर्डिंग ही तुम्हें लिखना है। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है बेटा? क्वेश्चन नंबर 23, इसमें 23 क्वेश्चन नहीं है क्या? एक मिनट देखो। नाइट्रोजन डाइएटमिक नेचर का होता है और फॉस्फोरस P4 फॉर्म में प्रेजेंट होता है। क्यों? यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। हाँ भाई, नाइट्रोजन कह रहा है डाइएटमिक है और फॉस्फोरस P4 की। बहुत इजी आंसर है बेटा। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हाई होती है, साइज स्मॉलेस्ट होता है। इस वजह से नाइट्रोजन खुद के एटम के साथ में, कार्बन के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में कौन सा बॉन्ड बनाता है? पी पाई बॉन्ड। डाइएटमिक नेचर का मीनिंग अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए ये पाई बॉन्ड बनाएगा, लेकिन ये क्या करते हैं? पाई बॉन्ड बना सकते हैं क्या? राहुल नहीं मैम, ये 24 नंबर है, ये 24 नंबर का क्वेश्चन है। तो बेटा हिंदी मीडियम में तो ये 23 है, फिर कौन सा क्वेश्चन है तुम्हारा 24? ध्यान दो, मैं रिपीट कर रही हूँ, देखिए बताना 24 नंबर का ये है। तो क्या हिंदी मीडियम में तो ये 23 है? देखना HNN, ये वाला क्वेश्चन है क्या? HNH बॉन्ड और HPH बॉन्ड, ये वाला है क्या क्वेश्चन नंबर 24? अच्छा चलो ठीक है, देखो फिर ये वाला क्वेश्चन देखना। इसमें क्वेश्चन नंबर 24 ये वाला है, ये तो तुम्हें आ गया होगा कि N2 पाई बॉन्ड बनाता है और वो सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो सिग्मा बनाएंगे इसलिए उसमें सिंगल बॉन्ड होने की वजह से वो P4 बनाएगा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, और ये पाई बना करके अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर लेगा। क्वेश्चन नंबर 22 है इसमें, ये NHH HNH बॉन्ड का मान HPH H की कंपैरिजन में हाई क्यों होता है? स्ट्रक्चर बना लो, अपने आप पता चल जाएगा ये क्या पूछ रहा है। N H और H, इस बॉन्ड की वैल्यू यहाँ पर लिख दिया है इसने, ये फिर आगे आगे चलते जाएंगे ये लिखता जाएगा। इस बॉन्ड की वैल्यू हाई क्यों है? अपने आप पता चल जाएगा, इसकी साइज स्मॉलेस्ट और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से, साइज स्मॉलेस्ट होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से। इस बॉन्ड के एरो को मैं उधर शो कर रही हूँ, देखना
बेटा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की हाई होने से बॉन्ड को अपनी ओर क्या करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। अब तुम खुद बताओ, बॉन्ड को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड इसकी ओर खिंचा हुआ रहेगा, ये रहा बॉन्ड पेयर, ये रहा यहाँ बॉन्ड पेयर, और ऊपर सबके पास क्या है, लोन पेयर। जब अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा तो बॉन्ड पेयर बिल्कुल लोन पेयर के क्या आ जाएंगे, पास में आ जाएंगे। आते ही लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में क्या लगेगा, रिपल्शन लगेगा। तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होने से लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में रिपल्शन हाई क्रिएट होगा, और जब रिपल्शन हाई क्रिएट होगा तो देखो ये वाली साइड रिपल्शन लगते ही एंगल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसीलिए HNN वैल्यू जो है उसके अंदर रिपल्शन हाई होगा, तो लोन पेयर की वजह से रिपल्शन हाई होगा, इसलिए बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा होगा। समझ गए? जैसे NH3 ले सकते हो इसकी जगह एग्जांपल, NH3 का बॉन्ड एंगल PS3 ASS3 आगे जो चलते जाओगे उनके सबके कंपैरिजन में क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ गए? क्यों होता है? ड्यू टू रिपल्शन ऑफ लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन एटम। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है तो इसके लोन पेयर की वजह से रिपल्शन हाई क्रिएट होगा। ठीक है, अब आता है तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान दो, 26 एक बार मैं बोल दूं तो मुझे बता देना यही है क्या। क्वेश्चन नंबर 26 है ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम और पोलोनियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, ऑक्सीडेशन नंबर लिखिए। ये क्वेश्चन है क्या? क्वेश्चन नंबर ये नहीं है? नहीं, तो फिर कौन सा है बेटा क्वेश्चन नंबर? फॉस्फोरस के कंपैरिजन में नाइट्रोजन में, फॉस्फोरस के कंपैरिजन में नाइट्रोजन में कैटिनेशन की प्रॉपर्टी यही है ना? हाँ, तो ध्यान दो, फॉस्फोरस के कंपैरिजन में नाइट्रोजन में कैटिनेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो कम क्यों होती है? ध्यान दो, बहुत इजी है। कैटिनेशन की प्रॉपर्टी आगे से आगे बॉन्ड बनाता जाए, एक से दूसरे एटम, दूसरे से तीसरे में जुड़ता जाए। क्यों? क्योंकि ध्यान दो, नाइट्रोजन के कंपैरिजन में फॉस्फोरस की बेटा कैटिनेशन वो करेगा जिसका बॉन्ड आगे से आगे इजीली टूटता जाए। मुझे पता है दो नाइट्रोजन एटम के बीच में बॉन्ड होते हैं, तीन ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, तो मुझे तो एक बॉन्ड तोड़ने के लिए बहुत हाई एनर्जी के तीन बॉन्ड कहाँ से टूटेंगे? इनके बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। बट फॉस्फोरस में सिंगल बॉन्ड होता है, इसलिए इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है। तो कम होगा, देखो जैसे तुमने रेड फॉस्फोरस की स्ट्रक्चर बनाई थी, ये देखो, ये व्हाइट फॉस्फोरस था, कैटिनेशन करेगा, ये सिंगल बॉन्ड है, इजीली टूट जाएगा। टूटते ही आगे से आगे कैटिनेशन बॉन्ड, आगे से आगे इसकी चेन टूटती जाएगी, बना लेगा। बट नाइट्रोजन में ऐसा नहीं होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्डिंग है, तो बॉन्ड डिसोसिएशन के लिए बहुत हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। समझ गया? इसलिए फॉस्फोरस रीजन क्या लिखोगे? क्योंकि पी पी बॉन्ड जो होता है डिसोसिएशन एनर्जी वीक होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। ओके, P4 have low bond dissociation energy as compared to nitrogen. So show catenation property in phosphorus. Okay. इसके अलावा तुमने क्या पूछा है 23 के बाद में, 26 के बाद में 29 नंबर का क्वेश्चन, 29 देखने, 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है? नंबर का, इसमें आगे पीछे है क्वेश्चन। देखो मैं लिख रही हूँ, ओ माइनस वाला है क्या क्वेश्चन? ओ माइनस, ओ माइनस का क्वेश्चन है राहुल। हाँ, तो ध्यान दो बेटा, क्या कह रहा है देखो, O से O माइनस के ऑक्साइड और O से O2 माइनस के ऑक्साइड बनने में, O से O माइनस और O से O2 माइनस बनने के लिए इलेक्ट्रॉन गैन एंथैल्पी, इसके लिए तो आपको दी गई है 14 किलोजूल पर मोल, और नीचे वाले के लिए आपको दी गई है 702 किलोजूल पर मोल है। तो आप कैसे स्पष्ट करेंगे, कैसे बताएंगे आपको कि O2 माइनस वाली स्पीसीज जो है वो ज्यादा बनती है? तो ध्यान देंगे, और इसके लिए देखो एक हिंट करके आपको दिया हुआ भी है ब्रैकेट में
कि लैटिस एनर्जी को ध्यान में रखें कि इसके ऑक्साइड जो है वो ज्यादा बनेंगे, इसके लिए आप लैटिस एनर्जी को ध्यान दें। देखो एक चीज देखो, इसके बनने में एनर्जी इतनी मिल रही है तुम्हें और इसके बनने में एनर्जी। बेटा लैटिस एनर्जी का मीनिंग किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में, जैसे मान लो O से O2 माइनस बना, फॉर्मेशन में इतनी एनर्जी रिलीज हुई, समझ गए। तो किसी भी कंपाउंड की अपने को पता है जितनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, समझ रहे हैं बात। तो इसका मतलब अपन इस एनर्जी को देख के ये कह सकते हैं कि O से O2 माइनस बनने में ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, और O से O माइनस बनने में एनर्जी की वैल्यू कम है। तो तुम लिखोगे कि O से O2 माइनस बनने के लिए जो लैटिस एनर्जी है वो हाई रिलीज हो रही है, ठीक है, हाई अमाउंट में रिलीज हो रही है, तो इसीलिए इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। किसी भी कंपाउंड के फॉर्मेशन में हमेशा ध्यान रखो, कोई भी कंपाउंड अगर अपने खुद में जितनी भी परसेंट एनर्जी है अगर उसको रिलीज कर देता है तो वो स्टेबिलिटी की ओर चला जाता है, ठीक है। O से O2 माइनस बनने में एनर्जी 702 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही है। तो इसका मीनिंग ये है कि इतनी एनर्जी रिलीज हो रही है तो स्टेबिलिटी इस कंपाउंड के बनने में हाई होगी। तो तुम्हें डायरेक्ट लिखना है कोई मेटल का, किसी का, जैसे इसमें एग्जांपल वगैरह भी दिए हुए हैं कि जैसे मैग्नीशियम मेटल से मैंने जब ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाई, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया MgO, तो उसके फॉर्मेशन में 702 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज हो रही। मतलब अगर किसी मेटल के साथ में, नॉन मेटल के साथ में अपन ऑक्सीजन की रिएक्शन करवाते हैं तो ये अपनी O2 माइनस वाली फॉर्म जो है वो शो करता है। क्यों? क्योंकि O2 माइनस वाली जो फॉर्म है वो मोर स्टेबल है। तुम डायरेक्टली लिखोगे इस एनर्जी को देख करके कि जो एनर्जी की वैल्यू है अपन उससे कह सकते हैं देख करके कि इसके बनने में ज्यादा एनर्जी फ्री हो रही है, मतलब इस कंपाउंड का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। और कौन सा क्वेश्चन रह रहा है तुम्हारा? क्वेश्चन नंबर 29 यही था क्या? और कोई प्रॉब्लम है बेटा? समीर या राहुल? हर्षिता क्वेश्चन नंबर 30, समीर क्वेश्चन नंबर 28। समीर का देखो क्वेश्चन नंबर 28। बेटा क्वेश्चन नंबर 28 कौन सा है? जो अभी बताया था वही है क्या क्वेश्चन नंबर 28? क्वेश्चन नंबर 28 ये वाला ही है, O से O2 माइनस बनना। राहुल ये नहीं है क्वेश्चन नंबर 28? फिर कौन सा है? डाई ऑक्सीजन गैस और सल्फर O2 गैस है, ठीक है, ध्यान दो O2 गैस है और सल्फर जो है वो सॉलिड है, ध्यान दो। ऑक्सीजन गैस है और सल्फर जो है O2 जो है वो क्या दिया हुआ है इसमें? ऑक्सीजन गैस है, वाइल सल्फर जो है वो सॉलिड फॉर्म में है। तो रीजन दो, ध्यान दो, देखो O2 इज गैस और S8 जो है वो क्या है बेटा? सॉलिड। बहुत इजी है आंसर, देखो। और O2 गैस जो है क्योंकि O2 जो है वो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई और साइज स्मॉल s होने से ऑक्सीजन की नेचर होती है पी पाई बॉन्डिंग की, पाई बॉन्डिंग की नेचर होती है, ओके, पाई बॉन्डिंग की नेचर और डाई एटमिक नेचर की होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डाई एटमिक मीनिंग केवल और केवल कितने एटम जुड़ेंगे इसके? 2 एटम। ये देखो ये स्ट्रक्चर, समझ गए। लेकिन एसिड सॉलिड क्यों है? क्योंकि एसिड में सल्फर की नेचर होती है सिग्मा बॉन्ड बनाने की, पॉली एटमिक फॉर्म में होता है, जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस का रीजन अभी अपन ने पढ़ा था। नाइट्रोजन गैस है, फास्फोरस सॉलिड है, क्योंकि नाइट्रोजन वही ज्यादा से ज्यादा कितने एटम जुड़ेंगे? केवल 2, उनकी भी बॉन्डिंग होगी पाई। तो बेटा पाई बॉन्डिंग जो होती है वो वीक बॉन्डिंग है इस, और पी फॉर्म में बनने वाले सारे बॉन्ड होंगे सिग्मा। सेम ऐसे ही S8 के लिए जितने भी बॉन्ड होंगे वो सब होंगे सिग्मा बॉन्ड। क्यों? क्योंकि ये पॉलीएटमिक है, सारे जितने भी बॉन्ड, सल्फर S8 की स्ट्रक्चर आपको पता है कुछ इस तरीके से आपने बनाई थी S8, ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 ये स्ट्रक्चर होती है ग्राउंड फॉर्म में। तो हर एक सल्फर सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, समझ रहे हैं बात? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो इसलिए क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन गैस है
क्योंकि ऑक्सीजन डाई एटॉमिक नेचर का है, पाई बॉन्डिंग फॉर्मेशन करेगा। सल्फर सॉलिड है क्योंकि इसके जो बॉन्ड होंगे वो सारे बॉन्ड क्या होंगे, सिग्मा होंगे, सिंगल बॉन्ड होंगे। अब सिंगल बॉन्ड होने की वजह से क्या होगा, ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा, सबके सब सिंगल बॉन्ड है, इसमें सिंगल बॉन्ड से ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसमें पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड बेटा होने से ब्रेकआउट होकर के ये एटम वापस बिखर जाते हैं, दूर दूर चले जाते हैं, इसलिए गैसेस फॉर्म में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। समझ गए, रूम टेम्परेचर पे ये गैस फॉर्म में प्रेजेंट होगा और सल्फर जो है वो हाँ बेटा देखो, ध्यान दो, बीच में नेटवर्क नहीं आ रहा था, देखो इधर आया समझ में। ऑक्सीजन हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और डाई एटॉमिक नेचर की वजह से ऑक्सीजन में पाई बॉन्ड होता है और पाई बॉन्ड वीक बॉन्ड होता है, इसलिए इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसलिए ये गैस फॉर्म में होगा। सल्फर में सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं और सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसलिए ये सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। ओके, जिस एटम का, जिस मॉलिक्यूल का बॉन्ड इजीली ब्रेक डाउन हो जाए, वीक फोर्सेस जिसमें प्रेजेंट हो, उसका बॉन्ड ब्रेकआउट होते एटम दूर दूर चले जाएंगे और दूर दूर होते ही उसकी फॉर्म गैस फॉर्म हो जाएगी। और इसमें सारे S8 के जितने भी बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। ओके, और देखो क्या प्रॉब्लम थी, एक क्वेश्चन अर्शिता को पूछना था, बीच में नेटवर्क की वजह से आ नहीं रहा था बेटा। देखो क्या क्वेश्चन पूछा है तुमने, चैट आगे से नहीं रहा क्वेश्चन। एक बार उनको भेजना, राकेश जी को, सर राकेश जी को भेजिए। तरुण क्वेश्चन नंबर 30, तरुण ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 30 देखो बेटा, ये आ गया समझ में ऑक्सीजन वाला। अब देखो क्वेश्चन नंबर 30, आप लोग बता दें मुझे कि सीक्वेंस यही है क्या, क्योंकि बुक जो है मेरी अलग है, हिंदी मीडियम की बुक है वो। क्वेश्चन नंबर 30 है HCl से क्लोरीन और क्लोरीन से HCl, यही है क्या, देखो HCl से क्लोरीन और क्लोरीन से HCl। तरुण HCl से क्लोरीन, क्लोरीन से HCl बनाना, यही है क्वेश्चन नंबर 30। नहीं ये नहीं है, फिर ये क्या, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने पर भी नाइट्रोजन बॉन्ड बनाती है लेकिन क्लोरीन नहीं। अच्छा नाइट्रोजनाइड यही है, देखो क्या कह रहा है, नाइट्रोजन, बहुत इजी क्वेश्चन है, नाइट्रोजन और क्लोरीन इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन फिर भी कह रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाती है। पढ़ा है अपन ने, NH3 हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, PH3 नहीं बनाता, HF बनाता है, HCl नहीं बनाता। तो कह रहा है क्लोरीन अपन कहते हैं कौन बनाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए दो कंडीशन होती है, साइज स्मॉलेस्ट होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होनी चाहिए। तो बेटा नाइट्रोजन और क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सेम है, लेकिन फिर भी ध्यान दो, नाइट्रोजन का जो साइज है वो स्मॉलेस्ट है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, तो लार्ज साइज की वजह से क्लोरीन कभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाएगा। HCl में एक HCl दूसरे HCl के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन नाइट्रोजन का साइज जो है वो छोटा है, ड्यू टू स्मॉलेस्ट साइज nitrogen form hydrogen bonding while due to large size chlorine does not form hydrogen bonding। यही क्वेश्चन तुम HF और HCl में ये का यही रीजन दोगे, वहां पर केवल एक साइज के साथ साथ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर और जुड़ जाएगा कि HF है हायर MP and BP
ड्यू टू लार्ज स्मॉलर साइज एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, लार्ज साइज होगा तो एक HF दूसरे HF के साथ में बॉन्डिंग बना लेगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, HCl नहीं बना पाएगा। आ गया समझ में कि Cl जो है उसका साइज जो है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में लार्ज होने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, और साइज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है नाइट्रोजन और क्लोरीन में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जरूर सिमिलर है दोनों। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन किसी को पूछना है बेटा? महिपाल, क्वेश्चन नंबर 32। बेटा शॉर्ट का, वेरी शॉर्ट का ऐसे भी बता दिया करें, ऐसे ध्यान ही नहीं रहता है। शॉर्ट का देखो, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 32 ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाला है क्या? क्वेश्चन नंबर 32 महिपाल, H3PO3 इनकी सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट का है क्या क्वेश्चन नंबर 32? क्योंकि हिंदी मीडियम में तो यही है क्वेश्चन नंबर 32, लॉन्ग का 32। तो लॉन्ग का क्वेश्चन नंबर 32 इसमें तो क्वेश्चन नंबर 32 है ही नहीं। तुम एक बार क्वेश्चन टाइप करो, थोड़ा सा पता चले। नील बर्टलेट वाला क्वेश्चन क्या है? देखिए नील बर्टलेट का क्वेश्चन, नील बर्टलेट जिनोन और PTF6 के बीच रिएक्शन करवाने के लिए, जिनोन और PTF6 में रिएक्शन करवाने के लिए कैसे इंड्यूस हुए? ये क्वेश्चन तमीर नील बर्टलेट क्वेश्चन है। नील बर्टलेट जिनोन और PTF6 के बीच में रिएक्शन करवाने के लिए कैसे इंड्यूस हुए, यही क्वेश्चन पूछना है महिपाल। यस, तो ध्यान दो बेटा, बेटा कैसे इंड्यूस हुए। देखो नील बर्टलेट जैसे देखो, मान लो आपको भी मैंने ये चैप्टर पढ़ाया तो दो चीजें मैंने आपको एक साथ बताई। मैंने क्या बताया? फ्लोराइड एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरों का ऑक्सीडेशन कर लेगा, मिनिमम उनकी इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। और दूसरी ओर मैंने तुम्हें बताया है ग्रुप 18 में कि कोई भी ऐसा कंपाउंड, अच्छा एक वीडियो, एक चीज ध्यान दो, फ्राइडे को मैंने ये चैप्टर तुम्हें कंप्लीट करवाया था, उस दिन की वीडियो तुम्हारे पास आई नहीं, तो ग्रुप 18 बेटा ये नील बर्टलेट मैंने फ्राइडे को पढ़ाया था, तो मैं रिपीट कर दूंगी तुम्हें, एक बार तुम ग्रुप 18 खुद पढ़ ले, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आए मुझे पूछ लेना। नील बर्टलेट केमिस्ट जो थे उन्होंने इनर्ट गैसेस के जो कंपाउंड अपन ने पढ़े हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनोन और रेडन, देखो ये तो रेडियो एक्टिव है, इसको हटा दो। अपने को पता है व्हेन मूव ग्रुप अप टू डाउन देन साइज इंक्रीज ड्यू टू डिक्रीज न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स, तो सब पता है जिसका साइज लार्ज होता है इजीली उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है? रिमूव होता है। तो उन्होंने सबसे पहले उठाया जिनोन को, और एक कंपाउंड उन्होंने पहले प्रिपेयर किया जिसका फॉर्मूला उन्होंने दिया PtO2F6। फ्लोराइड पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, ऑक्सीजन पे होगा पॉजिटिव। एक रेड कलर का कंपाउंड उन्होंने बनाया। अब क्या किया, कैसे इंड्यूस हुए? उन्होंने क्या देखा, ऑक्सीजन की जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 1173 केल्विन, तो आयनाइजेशन एनर्जी याद नहीं रखनी, ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन का मीनिंग ऑक्सीजन का पर एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाली जो एनर्जी वो ऑलमोस्ट किसके सिमिलर थी बेटा? जिनोन के सिमिलर थी। जिनोन की थी 1170 केल्विन और उसकी थी 1173, ऑलमोस्ट सिमिलर थी एनर्जी। तो इंड्यूस हो गए कि क्यों ना ऑक्सीजन की जगह अपन किसको रिप्लेस कर सकते हैं? जिनोन को। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी से एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का इतनी एनर्जी पे निकलता है तो मैं जिनोन के लिए लगा के देखो, देखिए जिनोन का भी इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा क्या? तो फिर उन्होंने जिनोन को फ्लोराइड के साथ मिक्स कर दिया। ओके, और मिक्स करके जिनोन और फ्लोराइड के तीन कंपाउंड, जिनोन डाइफ्लोराइड, जिनोन टेट्राफ्लोराइड, जिनोन हेक्साफ्लोराइड, तीन कंपाउंड बनाए। ओके, और ठीक ऐसे ही फिर ऑक्सीजन का एक कंपाउंड बनाया जिनोन ट्राइऑक्साइड, फिर ऑक्सीजन और फ्लोराइड दोनों को मिक्स कर दिया क्योंकि बेटा फ्लोराइड स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई होती है,
तो सोचा क्यों ना इसको मिला देते कि इलेक्ट्रॉन जिनोन के अपनी ओर अट्रैक्ट कर पाता है कि नहीं, और जिनोन के इलेक्ट्रॉन इसने खींचे, डाइक्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड, हेक्साफ्लोराइड कंपाउंड बने। समझ गए? तो केवल थ्योरी है ये ध्यान रखना है। इंड्यूस कैसे हुए थे नील बर्टलेट? क्योंकि ऑक्सीजन की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑलमोस्ट सिमिलर टू जिनोन, जिनोन के ऑलमोस्ट सिमिलर होने से दोनों के कंपाउंड इन्होंने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स करके कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। ओके, और कोई क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है इनकी स्ट्रक्चर बनाने में? 6 कंपाउंड है जिनोन के, स्ट्रक्चर मैंने फ्राइडे वाली क्लास में पढ़ाई थी, जो नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से आप लोगों को वीडियो सेंड नहीं की गई थी, तो है आती है इनकी स्ट्रक्चर या फिर दोबारा बताई जाए? जिनोन के कंपाउंड बेटा ग्रुप 18 में केवल और केवल स्ट्रक्चर एग्जाम में आती है, क्योंकि इसकी कोई केमिकल रिएक्शन वगैरह है ही नहीं, तो स्ट्रक्चर आप लोगों को सबकी आनी चाहिए। किसी को प्रॉब्लम है? 7 स्ट्रक्चर है इनकी, है कोई प्रॉब्लम स्ट्रक्चर बनाने में, या और कोई क्वेश्चन ऐसा जो क्वेश्चन नहीं आ रहा हो? चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, सारे क्वेश्चन एक बार कॉपी में कर लेंगे। कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है पूछ ले फटाफट। स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है? ग्रुप 18 की स्ट्रक्चर, जो जिनोन के फ्लोराइड के जो कंपाउंड पड़े हैं उनकी स्ट्रक्चर में कुछ पूछना है? समीर पूछ रहा है विच गैस इज लाफिंग गैस, पूरा चैप्टर पढ़ लिया समीर, लाफिंग गैस पता नहीं है? नाइट्रस ऑक्साइड को तो कहते हैं बेटा, हाउसफुल मूवी देखी होगी उसमें ही पता चल गया था लाफिंग गैस कौन सी है, नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, और टीयर गैस होती है CCl3NO2, ये होती है टीयर गैस। क्लोरोपिक्रिन नाम होता है इसका, क्लोरोपिक्रिन। ये दोनों चीजें तुम इसी चैप्टर में पढ़ते हो, ये तो तुमने पढ़ा है क्लोरीन के यूजेस। यूजेज जब तुम बुक में पढ़ोगे एप्लीकेशन ऑफ क्लोरीन, तो क्लोरीन का यूजेज अपन क्लोरोपिक्रिन बनाने में, टीयर गैस बोलते हैं इसको, ठीक है। लाफिंग गैस होती है नाइट्रस ऑक्साइड। ओके, और कोई प्रॉब्लम किसी भी स्टूडेंट को स्ट्रक्चर से रिलेटेड या कुछ भी? पी ब्लॉक के सारे क्वेश्चन करें, कोई प्रॉब्लम है बेटा? ग्रुप 18 की स्ट्रक्चर में किसी को प्रॉब्लम है? 15, 16, 17, 18 किसी भी ग्रुप के कोई भी टॉपिक में एक बार दोबारा बता दो। अब मेरी बात ध्यान से सुन ले साथ साथ कि चैप्टर 9 जो मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में पढ़ाया था, ठीक है, वीडियो चैप्टर 9 की मैंने भेजी थी, नोट्स वगैरह तुमने उसके बनाए नहीं थे, क्योंकि मैंने कहा था स्कूलें जब स्टार्ट हो जाएंगी अपन इसके नोट्स बनाएंगे, स्कूलें हुई नहीं बेटा स्टार्ट। ध्यान दो, चैप्टर 1 से लेके 9 तक अपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, समझ गए? इनमें से केवल और केवल आपके चैप्टर 2 बचा हुआ है, चैप्टर 2 नहीं, चैप्टर 2 भी, 5th और 6th भी। ये 5th और 6th थ्योरी के हैं बेटा, 5th और 6th तो पूरे थ्योरी के हैं। थ्योरी से मैं तुम लोगों को पढ़ाऊंगी, 2 दिन की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे ये। समझने वाली जो चीज है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th छोड़ दो, थ्योरी के उनमें तुम्हें याद करना पड़ेगा, डेफिनेशन वगैरह है, कोलाइडी सिस्टम वगैरह की, ठीक है। और इसमें एडजॉर्प्शन मिनरल्स क्या होते हैं, कौन कौन से ओर प्रेजेंट होते हैं, आयरन के ओर है, हेमेटाइट वगैरह ये है, तो वो तुम्हें सिर्फ लर्न करना है। बाकी 7, 8, 9 कंप्लीट हो गए, 1st, 2nd, 3rd, 4th तक कंप्लीट हो गए। 2nd चैप्टर अभी बचा हुआ है, वो सर पढ़ाएंगे तुम्हें सॉल्यूशन वाला, ठीक है। बाकी 4th वो है, तुम्हें केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा रहे हैं। किसी चैप्टर में आपको दिक्कत है तो स्पेशली पहले उसी चैप्टर का अपन रिवीजन कर लेंगे। बाकी अगर आप नहीं बोलते हैं तो मैं चैप्टर 9 भी स्टार्ट करवा दूँ एक बार दोबारा, 9 स्टार्ट करवाऊँ लाइव क्लास, सब बच्चे लेंगे, पूरा चैप्टर दोबारा सीखेंगे। IUPAC है, BPT है, CFT वगैरह है टॉपिक, और इम्पोर्टेंट लेसन भी बहुत ज्यादा। फिर अपनी बुक कंप्लीट होते हैं मैं ऑर्गेनिक स्टार्ट करवाऊंगी, तो आप लोग सोच लें, उस हिसाब से मुझे कल बताएंगे कि मैडम कौन सा चैप्टर आप स्टार्ट करो, आपस में डिस्कशन कर लें सभी मैथ एंड बायो के स्टूडेंट्स जितने भी हैं कि कौन सा चैप्टर भी आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि बेटा अपने इनऑर्गेनिक जो बुक है वो कंप्लीट हो चुकी है, 30 मार्क्स की बुक है इनऑर्गेनिक। मनीषा यस मैम, चैप्टर 9 बेटा सब डिस्कस कर ले, उसके अकॉर्डिंग कल मैं क्लास में पूछूं तो मुझे बता दे
फिर शानदार तरीके से लाइव क्लास में उसको सीखेंगे, रफ कॉपी अपने पास लेके बैठेंगे, क्योंकि मैं जैसे क्लास में एग्जाम्पल तुम्हें करवाती हूँ ठीक उसी तरीके से तुम्हें प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल करवाऊंगी। ओके, अभी कोई पी ब्लॉक में से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम अगर आपको है तो वो मुझे बता देंगे। मैं आज एक टेस्ट पेपर बनाऊंगी, कल तुम्हें टेस्ट पेपर भेजूंगी। जब भी तुम फ्री टाइम में हो, फ्री का मीनिंग तुम्हारी क्लास ओवर हो, लाइव क्लास में तो मैं ये चीज पढ़ाऊंगी, फ्री टाइम में जब भी आप होंगे आपको पेपर मैं सेंड कर दूंगी, उस पेपर को आप सॉल्व करेंगे, पी ब्लॉक का टेस्ट होगा तुम्हारा वो, समझ गए। फिर आंसर शीट मुझे भेजेंगे, राहुल, करुण, महिपाल सब सुन रहे हैं, समीर, पेपर आप लोग फिर मुझे भेज देंगे। पेपर से आप लोगों को खुद को थोड़ा पता चल जाएगा कि आपने चैप्टर में कितना सीखा है, क्या आपको आता है। ठीक है, मार्किंग करके मैं आपको दे दूंगी। अब बेटा बाकी आप लोग कर ले विचार, कौन सा चैप्टर आपको पहले पढ़ना है। बाकी जो सर करवा रहे हैं वो है ही, थर्ड पढ़ना है कि 9 पढ़ना है, फर्स्ट पढ़ना है, जो भी पढ़ना है आपको। ठीक है, और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम है पूछ ले फटाफट, 1 मिनट की क्लास और है, कोई और क्वेश्चन पूछना है। इनके स्ट्रक्चर वगैरह बना लेंगे। मैं एक बार दोबारा बता दूं क्योंकि उस क्लास की वीडियो तुम्हारे पास आई नहीं थी। इन कंपाउंड की सबकी स्ट्रक्चर पूरे पी ब्लॉक में कहीं भी स्ट्रक्चर का क्वेश्चन आ जाए तरीका वही होगा। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन के 8 प्लस अदर एटम्स 2 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 5। नाउ हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d। टोटल नंबर ऑफ बीपी बॉन्ड पेयर, जितने जुड़े हुए एटम उतने बॉन्ड पेयर, पर ऑक्सीजन नहीं है, सुन ले, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड पेयर बनाती है एक साथ, तो टोटल बॉन्ड पेयर है 2। अब 8 में से 2 हटा दो तो टोटल इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे 6। 6 का मीनिंग हो गया लोन पेयर का नंबर हो गया 3। 6 तो इलेक्ट्रॉन है,